अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, रियाद में दस्तखत होने वाला स्ट्रेटेजिक बाहमी दफ़ाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तारीख में एक इनकलाबी कदम है। बज़ाहिर अगर बात की जाए इस मुआहदे की तो ये मुआहदा दो बिरादर इस्लामी ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मजबूत करने के लिए किया गया, मगर दर हकीकत ये जनूबी एशिया, खलीज और आलमी सियासत में नए ताकत के मराकज़ की तश्कील का पेश खैमा है। इस मुआहदे का सबसे अहम नुकता ये कि किसी एक मुल्क पर होने वाली जारियत को दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। ये शिक बज़ाहिर एक कलेक्टिव डिफेंस पैक्ट की झलक पेश करती है, जैसा कि नेटो में राइज है। अब यह हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत ने गुज़श्ता दहाई में खलीजी ममालिक बिलखुसूस सऊदी अरब और UAE के साथ अपने ताल्लुकात को मुआशी बुनियादों पर मुस्तहकम करने की कोशिश की थी। भारत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बारहा रियाद और अबू धाबी के दौरे के खुद को एक काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पर पेश किया था, मगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस दिफाई मुआहदे ने भारत की बरसों की सरमायाकारी को एक ही झटके में गैर मौसर बना दिया। भारत की सबसे बड़ी बेचैनी 3 नुकात पर मबनी है। पहला नुकता, कश्मीर पर मौके। पाकिस्तान को सऊदी अरब की अमली दिफाई हिमायत मिलने से भारत के इस बयानिए को धचका पहुंचेगा कि कश्मीर महज दो तरफा तनाज़ा है। अब ये मामला एक बड़े स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। 2, इक्तिसादी दबाव। सऊदी सरमायाकारी और तेल की रियायती सहूलियात पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम देंगी, जो भारत के लिए सिफारती महाज पर सख्त मुश्किल खड़ी करेगी। 3, इलाकाई तन्हाई। अगर तुर्की, कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक भी इस मॉडल को अपनाने लगे तो भारत को खलीजी खित्ते में अपनी जगह खो देने का खतरा लाहक होगा। यूं कहा जा सकता है कि यह मुआहदा भारत के लिए एक डरावना ख्वाब है, खास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब वो अपनी मईशत और सिफारतकारी को आलमी सतह पर मुस्तहकम करने की दौड़ में मसरूफ है। अच्छा, मगरबी ताकतों के लिए मुआहदा दो धारी तलवार है। एक तरफ वो सऊदी अरब के साथ अपने देरीना मुआशी और असलाह जाती ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहते हैं, और दूसरी जानिब पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ सऊदी अरब का करीबी अस्करी इत्तेहाद उनके लिए तशवीश का बाइस है। वाशिंगटन की पॉलिसी हमेशा ये रही है कि खलीज में ताकत का तवाजुन अमेरिका के कंट्रोल में रहे। अब पाकिस्तान के जरिए सऊदी अरब को एक बिलवास्ता छतरी मुयस्सर आने का खदशा अमेरिका को सख्त नागवार गुजरेगा। मुमकिन है कि अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाले कि वो इस इत्तेहाद को हुदूद में रखे, और इसराइल के लिए ये इत्तेहाद सबसे ज्यादा खतरनाक है। पाकिस्तान जैसी फौजी ताकत के सऊदी अरब के साथ खड़े होने से इसराइल के लिए मशरिक़ वस्ता की बसात मजीद पेचीदा हो जाएगी। अगरचे ये मुआहदा पाकिस्तान के लिए बेपनाह फवायद रखता है, लेकिन इसके साथ कई चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। सिफारती दबाव, पाकिस्तान को अमेरिका, यूरोप और भारत की तरफ से सिफारती दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इलाकाई तवाज़ुन, ईरान और तुर्की जैसे ममालिक को मुतमईन करना एक मुश्किल काम होगा, ताकि वो इस मुआहदे को फिरका वाराना या महदूद इत्तेहाद ना समझे। ये मुआहदा दरअसल एक पैगाम है कि मुस्लिम दुनिया अपनी सलामती के लिए एक मगरिब या बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार करने के बजाय दाखिली सतह पर इत्तेहाद कायम करने लगी है। नेटो तर्ज पर एक इस्लामिक डिफेंस अलायंस की बुनियाद अब हकीकत पर मबनी नजर आ रहा है। यहाँ सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि आया ये मुआहदा महज कागजी दस्तावेज रह जाएगा या फिर वाकई अमली इक़दामात में ढल कर मुस्लिम दुनिया के दिफाई इत्तेहाद की बुनियाद रखेगा। अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब इस अज़म पर कायम रहे तो ये मुआहदा न सिर्फ खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल देगा, बल्कि आलमी सियासत के लिए भी एक गेम चेंजर साबित होगा। इस मुआहदे के मुहर्रिकात क्या हैं, इसकी अमली हैसियत क्या होगी और इससे दोनों ममालिक को क्या फ़ायदा होगा, इन्हीं तमाम मामलों पे बात करने के लिए ब्रेक के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे मसूद खान साहब, साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा और जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब तशरीफ़ लाने के लिए। जनरल साहब, आपसे बेहतर आज कोई गेस्ट नहीं हो सकता था मेरे मुताबिक, क्योंकि आप सऊदी अरब में भी रहे हैं और आप हमारे यहाँ जो मामला हैं दिफा के उसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आप जनरल रैंक से रिटायर्ड हैं। पाकिस्तान सऊदी के दरमियान जो दिफाई मुआहदे हैं, एक तो इसकी अहमियत के हवाले से आगाह कीजिएगा, दूसरा भारत के लिए बहुत बड़ा धचका है, उसकी एक वजह तो हमें पता है, बाकी आप मजीद रोशनी डालिएगा। और ये जो मुआहदा है ये आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि इस्लामिक डिफेंस अलायंस की हम कह सकते हैं कि बुनियाद बनेगा, एक बेस बनेगा। वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया। देखें, दी पॉइंट ये है कि ये 21वीं सदी जो है ना, 21st सेंचुरी, इसके अंदर जो ग्लोबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पावर का, वो शिफ्ट हो रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, अमेरिका से इधर। और इस ट्रांजिशन के अंदर अभी ना ये दुनिया यूनिपोलर रही है और ना ये मल्टीपोलर है। ठीक है। और इस ट्रांजिशन के अंदर जो दंदनाता फिर रहा है वो इजराइल है कि जो जहाँ देखें गाज़ा में क्या किया, ईरान के खिलाफ, यमन में, लबनान, सीरिया, उनका जहाँ दिल करता है। और फाइनली अभी उन्होंने कतर के ऊपर ये किया। तो इससे एक और खौफ जनरेट हुआ उन कंट्रीज़ का, ये गल्फ़ की जो कंट्रीज़ हैं,
कि जी हमें तो गारंटी सिक्योरिटी की अमेरिका देता है। अमेरिका की बेस है कतर दोहा में, 13,000 उनके फौजी हैं और वहाँ इसराइल ने जाके अटैक किया है। इसका मतलब है ये मिली भगत है। दैट मीन्स कि हम तो सिक्योर नहीं हैं। तो उनको ये राइट है हासिल कि वो ये देखें कि हम अपने को अलायंस बनाएं, कोई इत्तेहाद बनाएं, ताकि हमारी पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया की रिलेशनशिप जो है वो 1947 से है। 1967 में अयूब खान ने इनके साथ ये मुआहदा किया था कि हम आपको करेंगे। 1979 में क्या हुआ कि खाना काबा के ऊपर कब्जा कर लिया कुछ 68 लोगों ने, उसमें से 64 मार दिए गए और पाकिस्तान की आर्मी और कमांडोज वहाँ यूज़ हुए। जी बिल्कुल। फिर आप देखें कि 1983 के बाद फिर तकरीबन हमारे 79-80 थी, दोनों ज़िया-उल-हक साहब के दौर थे। ये ज़िया-उल-हक साहब के दौर थे और फिर 20,000 हमारे आर्मी के लोग थे। उस कॉन्टीजेंट में मैं भी शामिल था। ठीक है। ये 80s की बात है, मैं 85 की बात कर रहा हूँ। तबूक नॉर्थ में है, जिसको इजराइल को फेस करता है। ठीक है। वहाँ जनरल जहांगीर करामत थे, उस वक्त ब्रिगेडियर थे, ये इंचार्ज थे। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल था। मैं खमीस, मुशैत, अबा और इनका जो एरिया सदर्न एरिया है उसका कमांडर था और हम उधर थे। और हमारी ड्यूटी ये थी, मेरे ये फ़राइज़ में था, मेरे पास 2-3 हज़ार जो लोग थे, एयरफोर्स के भी थे, इंजीनियर्स भी थे, एयर डिफेंस भी था, आर्टिलरी की यूनिट भी थी, कि इनका यमन, नजरान, जीजान इस एरिया को कब तो वो करते रहे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये मुआहदा बहुत ही स्ट्रेटिजिक है। ठीक है। बड़ा, और ये जैसे आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये बुनियाद बनेगा, हम कहते हैं डिफेंस अलायंस की, OIC हम कहते हैं इम्पोर्टेंट है जी। तो ये एक पहली ईंट रख दी गई है, एक बुनियाद फराम कर दी गई है। इसमें भी गल्फ स्टेट्स को चाहिए कि वो आएँ और शामिल हों और इसको हम और पोटेंट बनाएं। तो आपको क्या लगता है कि बाकी जो गल्फ स्टेट्स हैं वो शामिल होंगी? मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। जी ऐसा हो, देखिए कोई कंट्री वक्त की भी जरूरत है ना सर। कोई कंट्री भी दूसरे मुल्क को खुश करने के लिए या हंकी डोरी पे नहीं, वो अपनी कौमी सलामती के चैलेंजेस को देखेंगे। अगर उनको ये लगे कि सऊदी अरेबिया जैसा मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा मुल्क एरिया वाइज, एक ताकतवर मुल्क भी है, आपको पता है मईशत के लिहाज से, बजट के लिहाज से, हर तरह से रिचेस्ट है। देखिए आपके नाजरीन की इंफॉर्मेशन के लिए, पाकिस्तान का डिफेंस बजट है $9 बिलियन। ठीक है। सऊदी अरेबिया का डिफेंस बजट है $78 बिलियन। एंड इट इज द 4th लार्जेस्ट बिगेस्ट बजट इन द वर्ल्ड। नंबर 1 इज अमेरिका, नंबर 2 इज चाइना, नंबर 3 इज रशिया, नंबर 4 इज सऊदी अरेबिया एंड देन नंबर 5 इज इंडिया। ये कंट्रीज हैं जिनका उनका भी 74-75 बिलियन है। तो अभी उनके इतने $बिलियन का बजट है, उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, F-15, F-16, यूरो फाइटर, ये वो, लेकिन उनके पास वो कम्बैट एफिशिएंसी नहीं है, वो ट्रेनिंग नहीं है आर्मी की जो पाकिस्तान की फौज के पास। अच्छा, मैं ये सवाल पूछने जा रही थी कि अभी जो हाल ही में इंडिया ने एडवेंचर किया था जानत साहब, और अब उनके दिफाई बजट का अगर हम मुकाबला करें अपने दिफाई बजट से, कंपैरिजन करें इंडिया के, तो वो रकबे में हमसे बड़ा देश है विदाउट एनी डाउट। और बल्कि वहाँ के जनरल्स को लेकर जब भी मैं प्रोग्राम करती, जनरल बख्शी, राज कादियान साहब ये अक्सर ये बात करते थे कि फिजा देखें हमारा बड़ा देश है। तो मैं कहती हूँ रकबे के लिहाज से, सोच के लिहाज से भी आपको बड़ा होना चाहिए। अब हमारा मुल्क नो डाउट के रकबे के लिहाज से या दिफाई बजट के लिहाज से उनसे छोटा है, लेकिन हमने उनके मान, उनके जितने भी तकब्बुर था, उनकी गर्दन में सरिया था, उनके राफेल को गिरा दिया ज़मीन पर, सरिया को भी गिरा दिया, निकाल के मान भी तोड़ दिया, राफेल भी तोड़ दिए। तो उसके बाद सर दुनिया को एक इंप्रेशन गया। उसके बाद ही ट्रंप साहब की मुलाकात हुई फील्ड मार्शल से, मुलाकात का दौरानिया बढ़ा दिया गया क्योंकि विनिंग कमांडर वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो शायद दुनिया ने देखा कि जब हमारा दिफाई बजट उनसे कम है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी फोर्स है कि जो अगर राफेल तैयारे को भी गिरा सकती है, बड़ी महारत के साथ, जज्बा ईमानी भी है हमारे अंदर, तो मेरे ख्याल से उससे भी हमारे वकार में बड़ा इजाफा। और जो खित्ते में हमारी जोग्राफी हैसियत है वो तो अपनी जगह है, लेकिन हमारा जज्बा लोगों ने देखा और अब हर मुल्क हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। अमेरिका की भी खासतौर पे बात की जाए तो देखिए, किसी भी मुल्क का जो साइज है ना, वो उसकी स्ट्रेंथ की तर्जमानी नहीं करता। लेकिन इंडिया तो सर सॉरी टू से बड़े मान के साथ कहता है ना, हमारा रकबा बड़ा देश है, बड़ा देश है, तो मकसद ये है, प्लानिंग छोटी है सर, स्ट्रैटेजी छोटी है उनकी। उसकी देखिए, अगर आपकी लीडरशिप जो वो बोनी हो और आपकी सोच यहाँ तक महदूद हो कि आप एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है, डेमोक्रेटिक, और आप कह रहे हैं, अगले दिन मोदी साहब कह रहे थे
घुस के मारेंगे। मतलब ये बड़ी चीप लैंग्वेज है, नॉट बिकमिंग ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री। यू शुड से कि यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, असूल हैं, उनके ऊपर हम बैनुल अक़वामी कवानीन पे चलेंगे, हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ हैं, हम ये करेंगे वो। आप ये बात करें ना, आपने एक बड़ा अच्छा दौरा किया था कश्मीर का, आपने ये बड़ा हिस्टोरिक, और आपने उधर जाके अपनी अगली पोस्टों पे गई थी। जी। आपने जज्बा ईमानी की बात की है, आपने खुद जज्बा ईमानी देखा होगा हमारी फ़ौज का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी फ़ौज का बजट अगर 9th है तो पूरी दुनिया में 145 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके पास आर्मीज़ हैं। बिल्कुल। उनकी अभी 2025 में फायर पावर रेटिंग हुई है 225 में, उसमें हमारा नंबर है 12th, रेटिंग में 12th है 145 कंट्रीज के अंदर। और उस लिहाज से आगे जब सऊदी अरेबिया का नाम आया तो उनका नंबर है 24th। तो अभी जब हम आपस में मिलेंगे तो उनकी टेक्नोलॉजी होगी, हमारी ट्रेनिंग होगी अल्लाह के करम से, और उनकी फाइनेंशियल उसके अंदर इनपुट होगी। और पाकिस्तान का तो एक अकीदा भी है, हम तो एक हैं शुरू से लेके अभी तक, तो इंशाअल्लाह ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ वेस्टर्न प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं कि जो न्यूक्लियर पाकिस्तान है तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियर मिडल ईस्ट में आ गया, ये वो। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इंडिया स्पेसिफिक है। हम न्यूक्लियर भी ना बनते अगर इंडिया ना धमाके करता और हमें धमकियां ना देता। तो इसको आप उस तरीके ना करें। हमारी अगर जंग, कल इंडिया हमारे ऊपर को अटैक करता है, कुछ करता है, तो सऊदी अरेबिया की हमारे पास रिसोर्सेज होंगी, सऊदी अरेबिया का इक्विपमेंट है, सऊदी अरेबिया प्रेशर डाल सकता है, सऊदी अरेबिया इनका तेल बंद कर सकते हैं। अगर इनका ऑयल बंद हो, इनके साथ $41 बिलियन की इनकी ट्रेड है, वो करेगा तो ये प्रेशर होता है। और अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर कुछ हमला होता है तो पाकिस्तान की फौज वहाँ प्लेस हो सकती है। हम पहले भी वहाँ प्लेस रहे हैं, 1 डिवीजन 2 डिवीजन। और सर ये तो मुआहिदा, ये खबर तो बॉम्ब भर के गिरी है ना हमारे दुश्मनों पे। बिल्कुल, बहुत बड़ा बॉम्ब। और इंडिया की तो पहले ही नींद, उनके लिए हर खबर खराब खबर है, और उनके हर आगे सर उनका वैसे वक्त खराब चल रहा है इंडिया वालों का। जी खराब चल रहा है बिकॉज ऑफ द लीडरशिप ना। हाँ। वरना देखिए कांग्रेस तो कुछ और कह रही है ना, उनकी दूसरी पार्टियां, उनके थिंक टैंक कुछ और कह रहे हैं। तो नहीं सर, नरेंद्र मोदी के जो मानने वाले सॉलिटिस उनके फॉलोअर्स हैं, उनको नरेंद्र मोदी साहब ने लॉरा लगाया था कि मैं शाइनिंग इंडिया बनाऊंगा। तो ये शाइन है जो दिखा रहे हैं दुनिया भर में शाइन। जो दुख की बात ये है, पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं ना, तो हम कभी ये नहीं कहते कि इंडिया को हम फतह कर लेंगे, हमने ये कर देना। वो पहले पाकिस्तान और कश्मीर के खिलाफ नारा लगाते हैं इलेक्शन कैंपेन में, फिर वोट लेते हैं। अभी हो रहा है बिहार में इलेक्शन नवंबर के अंदर, उससे पहले कोई ना कोई एडवेंचर करके फिर कोशिश करेंगे। ये बहुत क्रिटिकल है। तो इसलिए मोदी नारे मार रहा है ना कि उनको कहो कि ये पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं। तो जरा से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने में बड़ी वो महारत रखता है, मुंह की खाता है हर बार, लेकिन फिर भी करता है। जी, तो वो करेंगे। तो देखिए ना, पहले किया फॉल्स फ्लैग, मिला तो उसको कभी भी कुछ नहीं ना। तो क्या उल्टी हजीमत मिली। मेरा मतलब है कि उनको उल्टी हजीमत मिली, और अभी भी अगर कोई इस तरह की पिन प्रिक करेंगे तो वो नुकसान में रहेंगे। लेकिन बिहार के इलेक्शन मेरिट के ऊपर अगर इंडियन पब्लिक जो है वो बड़ी इंटेलिजेंट है, वहाँ सारे रोग एलिमेंट्स तो नहीं है, ये जो हिंदुत्व वाले और RSS वाले। अब बहुत लोग समझ गए बीजेपी, तो वो भी समझते हैं कि इनकी सियासत क्या है। वो कहते हैं कि कुछ होने वाला है, इलेक्शन तो नहीं आने वाला, बॉर्डरों के ऊपर टेंशन कैसे आ गई, वो भी उसको इससे रिलेट करते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक बड़ा पीस लविंग कंट्री है। हमारा मुआहिदा भी दुनिया में अमन और खित्ते में अमन के लिए है। हम कभी वार मोंगरिंग नहीं करते। और सर हमने हमेशा इंडिया को भी बारहा ये कहा कि पहल अगर आप करेंगे तो फिर हम रिटेलिएट करेंगे और इनका जवाब पत्थर से देंगे, आपको लग पता जाएगा। लेकिन हमने पहल पहले भी नहीं की। जी, पहले भी नहीं की, और हमने हमेशा अमन का पैगाम ही दिया। उन्होंने करके देख लिया कि रिटेलिएट करने का तो हक है हमें। उसका क्या हाशिर हुआ है। तो इंशाल्लाह आप ये देखेंगी कि ये एक अच्छा मूव था। इसकी मुबारक हमारी पार्लियामेंट को, हमारी आवाम को, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो रोल था वो काबिल तारीफ था इसके अंदर। तो मेरे ख्याल में अभी इसके ऊपर बहुत चलिए सर, एक लाइटर नोट पे मैं पूछना चाहूंगी। एक ऑपरेशन सिंदूर जो कि शुरू हुआ था, फिर हमने जवाब में जब अपना ऑपरेशन शुरू किया बुरहान मरसूस, और ऑपरेशन सिंदूर का सिंदूर तो हमने जगह जगह बिखेर दिया, लेकिन इन्होंने बाद में हजीमत में, शर्मिंदगी में, जब इनको सफारती सतह पे भी सुबकी का सामना करना पड़ा, जंगी मैदान में भी सुबकी का सामना करना पड़ा, राफेल भी इन्होंने गिराए, अपना मान भी तोड़ा, उसके बाद इन्होंने एक बयानात का सिलसिला शुरू किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। कहाँ गया ऑपरेशन सिंदूर? या वो ये कह देते कि अभी ख़त्म हो गया अगर वो जीत जाते। ढीठ कभी मानते हैं वही ना, वो अगर जीत जाते और कहते कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल किए हैं कुछ, तो फिर कहते जी अभी सिंदूर ख़त्म है। तो अभी तो वो सिंदूर चलता रहेगा,
और ये अपने वूंड्स को लिक करते रहेंगे उस वक्त तक। अभी कांग्रेस वालों के आपने देखे होंगे जो बयान आते हैं ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। जी जी, उन सारों के, और वेरी वाइजली। देखिए कांग्रेस तो फिर एक पॉलिटिकल पार्टी है, राइवल है, हम डाउट कर सकते हैं कि वो क्या करे। आप इनके जो इम्पार्शियल थिंक टैंक्स हैं, Exactly. जो बड़ा, वो उन्होंने कहा कि इन्होंने तबाह कर दिया। बल्कि इनकी इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग और प्रोपेगेंडा, सर उन्होंने लाहौर को उड़ा दिया, इस शहर को उड़ा दिया, पाकिस्तान हम सबको 2-2-3-3 दफा मार दिया। हाँ, लेकिन माशाल्लाह हम जिंदा थे। जहाज गिर गए, झूठी रिपोर्टिंग। हाँ, तो देखिए इससे आपका इमेज कंट्री लेवल पे खराब होता है ना। और यही चीज ये नहीं समझी उनकी। और नूर खान एयरबेस इन्होंने उड़ा दी थी अपने मीडिया पर। हाँ, उसके ऊपर झूठा प्रोपेगेंडा। अल्लाह का करम है कि हमारा मीडिया, जिसमें आप भी शामिल थी, बहुत फोर फ्रंट के ऊपर। तो आई थिंक कि मीडिया, पब्लिक हौसले में रहिए। इधर ड्रोन आते रहे इजराइल के और गिरते रहे, लोग आके उसके फोटो लेते रहे और देखते रहे कि क्या हो रहा है। और बाहर मैं जब इधर से मिसाइल जा रहे थे तो पब्लिक बाहर खड़ी थी और वो देख रही थी। सर इजरायली ड्रोन, फ्रांस के जदीद तरीन तैयारे, सबको हमारी टेक्नोलॉजी ने, चाइनीज टेक्नोलॉजी ने, खासतौर पे जेट-एनसी ने मात दे दी। दुनिया सर पकड़ के बैठ गई। तो अल्लाह का करम है। आप देखें, कौम को हौसला रखना चाहिए। सिर्फ हमें मुल्क के अंदर यकजहती को लाना है, इकोनॉमिक पोजीशन को अपनी को बेटर करना है। और टेररिज्म की ये जो लानत है, इसके लिए हमें डिप्लोमेसी के जो टूल्स हैं सारे। टेररिज्म का आपने जिक्र किया सर, ये जो दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है, जब भी हमने देखा कि हजीमत का सामना करना पड़ता है, शिकस्त का, नरेंद्र मोदी को, इंडियन सरकार को, तो उसके बाद इस तरह के मामला बढ़ जाते हैं। दहशतगर्दी के ताने बाने कहाँ से जुड़ते हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, अभी पे कैटेगोरिकली फील्ड मार्शल साहब ने भी उनको पैगाम दिया। और जब हमने अफगान महाजरीन की वापसी का फैसला लिया था, मेरे ख्याल से बड़ा देर से फैसला किया गया, लेकिन बेहतरीन फैसला किया गया। फिर मुझे याद है कि फील्ड मार्शल साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने यहाँ तक कहा कि जब भी किसी पे एहसान किया जाता है तो हमारा मजहब क्या कहता है कि एहसान का बदला तो अच्छे तरीके से चुकाया जाता है, लेकिन एहसान का बदला किस तरह चुकाया जाता है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कैटेगोरिकली कहा कि या आप पाकिस्तान को चूज़ कर लें या फिर ख्वारिजियों को चूज़ कर लें। अब हम पैगाम पे पैगाम तो दे रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है कि अब इनको इनकी ज़बान में ही जवाब दिया जाए? लेकिन देखिए, अल्लाह ताला करे वो वक्त ना आए कि हम इनके साथ तो सर इनसे कैसे बात हो, आप बताएं। देखिए मैं ये समझता हूँ, अभी दुख की बात यह है कि बखुदा कि हम पाकिस्तानी दिल की अथाह गहराइयों से अपने अफगान भाइयों से मोहब्बत करते हैं। हम इनके 3 मिलियन रिफ्यूजीज़ को अपने घरों में, मेरा तलक चकवाल से है, कुछ 30,000 तो वहाँ हैं हमारे, उनको बिजनेस भी कर रहे हैं, सब कुछ, और उनसे लोग काम भी ले रहे हैं और उनको भाइयों की तरह करते हैं। लेकिन और इनके जान छुड़ाने में, अमेरिकन के निकलने में, ट्रांजिशन में, अमेरिकन की जो इधर से डी इंडक्शन हुई है, वो भी हमारे होटलों में रह के, तो यहाँ से वो उड़ के गए हैं, सेफ नहीं थे वहाँ थे। लेकिन अभी बात हो रही है, ट्रंप कह रहा है मैं बाग्राम एयर बेस ले लूँगा, इनसे सौदा करेंगे, हम ये करेंगे। हम तो हर लेवल पे फाइट करते रहे कि इनको रिकग्नाइज। तो सर आगे से आपने उनका बयान सुना, कह रहे हैं आए अमेरिकन और आके ले जाएं। हाँ, तो आप आए और आके ले लें बेस। हाँ, तो अल्लाह ताला करे कि वो ये देखें कि बेसेस ना दी जाएं। हाँ। मतलब है इलाके में टेंशन बढ़ेगी। आज अमेरिका की दुनिया में 800 बेसेस हैं। हाँ। और ये न्यो कॉलोनियलिज्म है। पहले तो होती थी ना कि इधर उनके बंदे बैठे होते थे, स्पेन है, फ्रांस के है, ब्रिटेन के लोग। ठीक है। अभी फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अपने कठपुतली लोग बिठा के और बेसेस रख ली। अभी उनकी यहाँ भी वो बेस बनाना चाहते हैं। इससे खतरात में इजाफा होगा, कमी तो नहीं होगी। अच्छा सर, ये लास्ट 1 मिनट चल रहा है, ये जो असलहा वो छोड़ कर गए थे जदीद, वक्त भी उन्होंने ज़ाया किया, उन्होंने बताया कि हमने अपने पैसे भी ज़ाया किए अफगान जंग में और फिर चले गए। अब वो जो असला छोड़ के चले गए जदीद नौयत का, अब वो असला वापस लेने से तो फिलहाल कासिर हैं वो। जी। लेकिन वो असला इस्तेमाल हो रहा है दहशतगर्दी की, टेररिज्म की कार्रवाइयों में। और पाकिस्तान में भी जो दहशतगर्दी की पिछले हालिया दिनों में कार्रवाइयाँ हुई, बलूचिस्तान में भी खासतौर पर, उसमें वही असला इस्तेमाल हुआ। जी। अब उस असले का इन्होंने क्या करना है, वो वापस तो ये नहीं ले पा रहे। वो देखे ना, ये भी एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है। $7 बिलियन का असला अमेरिकन जो है ना छोड़ के भागे, और वो इस्तेमाल हो रहा है सर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। और अपनी देखो, अमेरिकन जब वियतनाम से भागे थे ना, तो इतनी उनकी कसम पुरसी का आलम था कि आखिरी जो उनके ट्रुप्स थे वो एम्बेसी के छत से हेलीकॉप्टर लेके उड़ा था। अच्छा, वैसे सारी जो जंगें इस खित्ते में अमेरिकन ने की हैं सर, कामयाबी किसी में भी नहीं समेटी, किसी में भी नहीं समेटी, हर जगह से जाना पड़ा उनको। हाँ, और इधर भी इस हजीमत में गए और ये छोड़ गए। और यहाँ फिर हमारी ये मेहरबान तालिबान जिनके साथ हमदर्दियाँ हम करते रहे, इनके लोग यहाँ रुकते रहे, तो आगे क्या मुज़ाकरात समझ रहे। आते हैं, क्या समझ आते हैं, इनसे बातचीत हो सकती है? देखिए, इनको मल्टी प्रोन
यानी हम ये नहीं कह सकते कि काइनेटिक फोर्स के साथ कोई मसला हल नहीं होता, लेकिन अगर हमारे ऊपर जहां अटैक होता है उनको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है। इन एडिशन टू दैट डिप्लोमेटिक जो टूल्स हैं उनको पूरा इस्तेमाल करना जरूरी है। ठीक है जान साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद हैं मसूद खान साहब, साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा। वेलकम बैक नाज़रीन, मसूद खान साहब साबिक मुस्तकिल मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। मसूद खान साहब, ये जो सऊदी अरब पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे हैं, इसको इंडिया के लिए बड़ा धचका करार दिया जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मार्का हक में मई में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को दंदान शिकन जवाब दिया था और उसके ऊपर बरतरी हासिल की थी। लेकिन अब इस मुआहदे के बाद हिंदुस्तान कभी इस किस्म की मुहिम जोई की जुर्रत नहीं कर सकेगा। उसकी वजह यह है कि वो अब दो ममालिक हैं जो मिलकर लड़ेंगे और सऊदी अरब की हिंदुस्तान के भारत में बहुत बड़े पैमाने पे सरमायाकारी है। वहाँ जो है जो इनकी जो ख़ास तौर से जो इनकी सनत और हिरफत में जो है उनकी सरमायाकारी बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से जो है 3.5 मिलियन 35 लाख के करीब लोग जो है वो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं जो हिंदुस्तानी ऑरिजिन के हैं। तो उन्हें हज़ार मरतबा सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए या न किया जाए। पाकिस्तान ने अपना एक फ्लैंक मजबूत किया है, फौजी फ्लैंक मजबूत किया है, लेकिन जो ये नया रिश्ता है इसकी वजह से हमारे माशी ताल्लुकात मजबूत होंगे, उसके एक दूसरे के ऊपर एतमाद बढ़ेगा। और दूसरी ये कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन होगी, जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन। उसके अलावा जो है वैसे सनत में जो है सरमायाकारी हम हमेशा से रहें। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि हिंदुस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है, उसे यके बाद दीगरे कई महाजों पे शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसमें अस्करी शिकस्त थी, उसके बाद जो है सिफारती शिकस्त थी, वह सिफारती तन्हाई का शिकार है, इस वक्त सिफारती विल्डरनेस का शिकार है, और उसके बाद उसका बयानिया भी नहीं चल पाया था, वो दुनिया ने मुस्तरद कर दिया था। सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, दुनिया ने मुस्तरद कर दिया था। और अब ये है कि ये पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक मूव है, जिसका हासिल बहस ये है कि हिंदुस्तान कमज़ोर हुआ है, पाकिस्तान मजबूत हुआ है। ठीक है, हिंदुस्तान कमज़ोर हुआ, पाकिस्तान मजबूत। और जब हम मजबूत होते हैं, जो जो हमारी अचीवमेंट्स होती है बर्दाश्त नहीं होती, तभी उनका मीडिया चीख चिल्ला रहा है। अच्छा मसूद खान साहब, ये जो मुआहदा है, अगर हम इसराइल की जारियत की बात करें, ग्रेटर इसराइल प्लान जिस पर अमल दरामद जारी है इसराइल की जानिब से, जब से फ़लस्तीन पर ये जो मासूम बच्चों पर भी, निहत्ते लोगों पे भी बमबारी और जिस तरह का सिलसिला वहाँ पे जारी है कि हॉस्पिटल्स को भी नहीं छोड़ा जाता, और तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी तरफ देखते हैं वहाँ के लोग, और जारी बात है हम मजम्मत करते हैं, मजम्मती करारदादों से बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो आपको लगता है कि ये जो मुआहदा इसराइल की जो प्लानिंग है, खासतौर पे ग्रेटर इसराइल प्लान के हवाले से, उसकी राह में भी आने वाले वक्त में बड़ी रुकावट बनेगा? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसराइल जो अपना नक्शा दे रहा था पूरे के जो वसीतर इसराइली रियासत का, वो कहीं आके सऊदी अरब के वस्त में ख़त्म होता था, और उसके बाद जो है वो शाम के हिस्से बखरे करना चाहता था। एक दुरूस और दूसरे जो है जो पीछे जो और एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं उनके दरमियान एक राहदारी बनाना चाहता था। लबनान के ऊपर वो कब्ज़ा करना चाहता है, गोलान हाइट्स वापस नहीं देना चाहता, और अब गज़ा के ऊपर वो कब्ज़ा कर रहा है। और उसके बाद उसने ये कहा था कि ये फ़लस्तीन का सिलसिला ख़त्म करें, क्योंकि फ़लस्तीनी अरब हैं, ये अरब ममालिक में जाएँ, मिस्र में जाएँ, लिबिया में जाएँ, या सऊदी अरब में जाएँ, या कहीं और जाकर बसें, कि ये ज़ायनिस्ट सेहूनी रियासत होगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये इक़दाम बरवक्त है, और मुसलमान, उनकी आबादी 2 बिलियन के करीब है, 2 अरब के करीब है। उनके जो है 57 ममालिक की एक तंजीम है, इस्लामी ताउन तंजीम है। अरब लीग में जो है 22 ममालिक हैं। जीसीसी जो दुनिया के अमीर तरीन खित्ता है, वो जो है उसके पास भी जो है कोई दिफाई मैकेनिज्म नहीं था। तो ये लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा था, अगर वज़ीर आज़म नेतन्याहू बार बार ऐलान कर रहा था कि इसराइल की सरहदें कहाँ ख़त्म होंगी, और ये जो बेबसी थी मुसलमानों की, उसकी वजह से उसको एड्रेस करने के लिए ये कम से कम 2 कलीदी ममालिक हैं, सऊदी अरब और पाकिस्तान, इनके दरमियान ये मुआहिदा हुआ है। पूरे आलम अरब में
और आलम इस्लाम में हौसला बढ़ा है कि मालिक को इस्लामोफोबिया का निशाना बनाया गया है, और ख़ुद जो इनके डायस्पोरा में मुसलमान रहते हैं उनके लिए भी अरसा हयात तंग किया गया है। ठीक। तो इस वजह से लोग जो इस्लामी ममालिक के शहरी हैं बहुत खुश हैं। अच्छा सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि दो मुस्लिम ममालिक का इस तरह और इस तरह इत्तेहाद सामने आ रहा है, और टाइमिंग बड़ा मैटर करती है किसी भी मामले में, जो टाइमिंग होती है कि किस टाइम पर ख़ास तौर पे वो मामला पेश आया। अभी हमने देखा हाल ही में जो भारत ने एडवेंचर करने की कोशिश की, मुंह की खाई भारत ने हमारी तरफ से, और हमारी जो विनिंग कमांडर थे जब वो ट्रंप से मुलाकात के लिए गए तो मुलाकात का दौरानिया बढ़ाना पड़ा ट्रंप साहब को, और विनिंग कमांडर वहाँ पे खड़े थे, बड़ी तारीफ़ समेट कर रहा है, पाकिस्तान के लिए बड़े इज़्ज़त बड़े वक़ार की बात है। और उसके बाद जो भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा, चाहे वो हम जंगी सतह पे देख लें, सिफारती सतह पे देख लें, हर महाज पर भारत को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी, सुबकी का सामना करना पड़ा। उसके बाद भारत के लिए अब जारी बात है एक और तमाचा है उसके मुंह पर, इस किस्म का मुआहदा हो गया सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान। अब जो बाकी जो मुस्लिम ममालिक हैं, आपको लगता है कि वो भी मज़ीद करीब आएंगे? जो बहुत देर से बात होती थी कि मुस्लिम ममालिक का एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनेगा, जो कि जाहिर बात है भारत के लिए भी ख़तरा होगा, इसराइल के लिए भी ख़तरा होगा, और मगरबी लॉबी भी किसी हद तक ख़तरा महसूस करेगी कि मुसलमान जो ममालिक हैं वो एक हो रहे हैं, पावरफुल हो रहे हैं, एक पेज पर आ रहे हैं। देखिए, जो कतर के ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद अमेरिका की जो यानी एक किस्म की प्रिज्यूम्ड सिक्योरिटी कवर था, वो उस पाश पाश हो गया। उसके बाद ये खलीजी रियासतों को पता चला कि उनके पास जो है ये छतरी मौजूद नहीं है, और अब जो है उन्हें अपने दिफा का खुद ही इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक। उसमें ये है कि ये माहिदा जो है अगरचे सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान हुआ है, मैं समझता हूँ बिलवास्ता तौर पर ये तमाम खलीजी रियासतों से हुआ है, क्योंकि वो आमतौर पर इत्तफाक राय से या कंसेंसस से इस किस्म के फैसले करते हैं, और दूसरे मुल्कों को हौसला होगा। कतर इसका मूजिब बना है, लेकिन यानी जिसको कैटलिस्ट आप कह सकते हैं, कैटलिस्ट इस माहदे के लिए बना है, लेकिन ये इर्तियाश तो बड़े अरसे से था, और ये एक किस्म की बेचैनी कि भाई क्यों मुसलमान इस तरीके से बुरी तरीके से ज़िबा किए जा रहे हैं। गज़ा में लोगों ने देखा, रियल टाइम जेनोसाइड देखा, लाइव स्क्रीन्स के ऊपर देखा, वहाँ इमारतें मिस्मार की जा रही हैं, तो नस्ल कुशी की जा रही है मुनज़्ज़म अंदाज में। तो इससे तमाम इस्लामी ममालिक का हौसला बढ़ा है, लेकिन इस्लाम जो है, या इस्लामी ममालिक या इस्लामी ताउन तंजीम मगरब से तसादुम नहीं चाहती, अपना दिफा करना चाहती है। तो ये दिफा के लिए कदम है, जारियत नहीं करना चाहती। जैसे कि आपने खुद कहा कि मगरब में ख़तरे की घंटियां बज रही हैं इस वक्त, इसलिए समझते हैं कि ये अनहोनी बात कैसे मुमकिन हो गई। और जो सऊदी अरब था वो तो मगरब के शिकंजे में भी था, और साथ साथ उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में भी था। तो उसने एक आज़ादाना फ़ैसला किया है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, उसने अभी जो है अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बरकरार रहेंगे। तो उसने भी एक आज़ादाना फ़ैसला किया है, तो ये उनके लिए अचंभे की बात है और ख़तरे की भी बात है। तो मसूद खान साहब, जी 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 जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बहुत से ख़तरात महसूस किए जा रहे होंगे। हमें ये पूरी की पूरी खेल बहुत जहानत के साथ खेलनी होगी। और जैसे कि उसने कहा था, क्या कहते हैं कि दंग शाओपिंग ने कहा था, चीन को ये मशवरा दिया था 1980s में कि हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम। तो अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए ये वक्त आ गया है कि वो अपनी जो दिफाई सलाहियत है उसको बढ़ाएं, और उसके साथ दूसरे ममालिक को भी शामिल करने की कोशिश करें। अच्छा, यही सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि क्या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इस मुआहदे का दायरा कार वसी होगा और ममालिक भी इसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे? जी, उसमें देखिए, जो तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान इख्तलाफात मुख्तलिफ रहा है। मिस्र जो है और सऊदी अरब के रवायती तौर पर इतने दोस्ताना ताल्लुकात नहीं रहे हैं, और मैंने तुर्की और मिस्र का इसलिए जिक्र किया कि वो भी कतर की सफ में खड़े होते हैं। वो भी सालिस के तौर पर काम कर रहे थे गज़ा में जंगबंदी के लिए, तो इसलिए उन्हें भी एक उनके ऊपर भी निशाना बांधा है इसराइल ने। उसने कहा जहाँ भी हमास के नुमाइंदे मौजूद हैं हम वहाँ हमला करेंगे। और मार्को रूबियो और सदर ट्रंप की यकीन दहानी जो कतर के वज़ीर आज़म को की गई थी, उसको उन्होंने बालाता रख दिया। तो अब ये है कि ये सोच ज़रूर है
ये अगर ममालिक जो है शऊर की पुख्तगी का सबूत देंगे तो ये अपने बाहमी इख्तलाफात मिटा के या उन्हें कम करके तो इस किस्म का ताउन कर सकते हैं। क्या दूसरे हम ख्याल ममालिक जो है इस दफाई ताउन में शामिल हो सकते हैं? अगर मगरब की नेटो की तंजीम बन सही। सकती है तो इस्लामी ममालिक की बनती है, क्योंकि उनके अक़दार मुश्तरक हैं, उनके अहदाफ मुश्तरक हैं। तो ये इससे ये मुमकिन है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। लेकिन ये है कि इसे कितना वक्त लगेगा, इसे चीन कैसे देख रहा है, रूस कैसे ठीक देख है। रहा है। फिर ये है कि जो उम्मत मुस्लिमा अमेरिका के अमेरिका अंदर कैसे देख ऐसे रहा होगा लोग सर, हैं जरा जो इस पे भी मगरब कमेंट मुखालिफ कर हैं। दीजिएगा। अमेरिका इस वक्त बहुत तशवीश जी। से इस पूरी सूरत हाल को देख रहा होगा, और मैं समझता हूँ कि वहाँ हल्का फुल्का भूचाल होगा। मैं नहीं पता कि रिक्टर स्केल पे कितना होगा, लेकिन क्योंकि मेरा ख्याल है कि जो सऊदी अरब ने ईरान को तो इत्मीनान में लिया है इस माहिदे से पहले, लेकिन क्या उसने वाशिंगटन को इत्मीनान में लिया? वाशिंगटन में जो उनके क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनके ये सदर ट्रंप के दूसरे दौरे हुकूमत में ये उम्मीद थी कि वो इस किस्म का माहिदा अमेरिका उनके साथ करेगा, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट या पैक्ट करेगा, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया। यानी यहाँ आए, शान शौकत से उनका इस्तकबाल हुआ सदर ट्रंप का, उसके बाद उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हुई, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनके सॉवरन वेल्थ फंड्स में सरमाकारी करवाई, तोहफे तोहफ़ लिए, लेकिन वो माहिदा नहीं किया ना। दूसरा ये है कि जो सऊदी अरब की शराइत थी कि आप एक फ़लस्तीनी रियासत बनाएं, उनको जो एक सॉवरन खुद मुख्तार रियासत बनाएं, ठीक। और उसके लिए जो किसी किस्म का टाइम टेबल होना चाहिए कब बनेगी। और दूसरे उनका ये मुतालबा था कि उनको जौहरी तवानाई हासिल करने की इजाज़त दी जाए, कम अज़ कम जो है जो पुरम मकासद के लिए, जो एनर्जी के लिए, पावर ठीक जनरेशन है। के लिए, रिएक्टर, यूरेनियम एनरिचमेंट। वो तीसरा उनका ये था कि उनको दिफाई तौर पर मजबूत किया जाए, वही जो आज हमारा एग्रीमेंट हुआ है कि डिफेंस के लिहाज से। तो ठीक। अमेरिका ने उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी, अगरचे दोस्ती दोनों ममालिक में है। तो वो अब अमेरिका की बजाय सऊदी अरब ने बिल्कुल मिलता जुलता माहिदा पाकिस्तान से कर लिया। सर लास्ट में मैं जानना चाहूँगी, आखिरी 1 से 1.5 मिनट है, कि पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल से विदाउट एनी डाउट एक बहुत गोल्डन टाइम पीरियड का आगाज़ हो गया है, एक बहुत ही सुनहरी दौर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना से हमारा ताल्लुक़ पहले ही बहुत अच्छा है, ख़ित्ते में जो हमारी एक आप पोजीशन देख लें वो हमारी बहुत अच्छी है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें अमेरिका, उसका झुकाव हमारी तरफ है, बल्कि जो भारत है उसकी तरफ झुकाव अमेरिका का कम होता चला जा रहा है। चले, मैं अक्सर प्रोग्राम में कहती हूँ कि उस पर हम ये नहीं कह सकते परमानेंटली, क्योंकि जो ममालिक हैं वो अपने अपने जितने भी मुफादात होते हैं उसकी बुनियाद पर अपने ताल्लुकात रख रहे होते हैं, और खारिजा पॉलिसी या जो वक्त का तकाजा होता है, हिकमत अमली स्ट्रैटेजीज के हिसाब से होती है, टेम्परेरी बेसिस पे सही, लेकिन अभी खैर भारत की तरफ उनका झुकाव कम है। तो आपको लगता है कि हमारे लिए बड़ा एक सोनहरी दौर का आगाज़ हो चुका है? अब साथ सऊदी अरब के साथ हमारा ये मुआहदा हो जाना, अमेरिका पहले ही हम पे बड़ा मेहरबान दिखाई दे रहा है, इसके बड़ा इंप्रेस है हमसे, कि मेरे ख्याल से बहुत सी बड़ी वजह ये भी है कि जब भी हम अपने से बड़े दुश्मन को, जो कि असलहे के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, बजट के लिहाज से हमसे बड़ा देश था, हमने उनको किस तरह जवाब दिया, और वो जवाब पूरी दुनिया ने देखा कि उनके राफेल, उनके मान, सबको हमने तोड़ के नीचे गिरा दिया। तो आपको लगता है कि शायद उसके बाद भी जो हमारी एक पोजीशन है, हम उभर कर सामने आए और लोगों ने हमारी दिफाई सलाहियतों को, हमारी एक बड़ी अच्छी हिकमत अमली को एक्सेप्ट किया, उन्हें पता चला कि पाकिस्तान जो है उसके साथ ताल्लुकात बनाने में हमारा फ़ायदा है, मुफाद आने वाले वक्तों में? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि आपके मुंह में घी शक्कर। पाकिस्तान का एक सफारती मैदान में और मैं स्ट्रेटेजिक मैदान में एक सुनहरी दौर का आगाज़ हुआ है, और ये मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। ये वंस इन अ लाइफ टाइम है। यानी हमने अपने सफ़र का आगाज़ सन 1947 में शुरू किया था, लेकिन हमारी जो मई में मार्का हक में फतह हुई, वैसी वाज़े फतह पहले कभी नसीब नहीं हुई थी, और उसके बाद कई सफारती दरवाजे खुलते चले गए हैं। और अब सऊदी अरब जैसे मुल्क के साथ हमने एक स्ट्रेटेजिक माहिदा कर लिया है, और उसके बाद जो है मगरब की जो ये जो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर जी। फोकस करने वाली एजेंसीज हैं और एंटिटीज़ हैं, वो सरमाकारों को मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान में सरमाकारी करो। जी, 25 करोड़ लोग जो पढ़े कि हमारी लिखे इकॉनमी के लिए भी बेहतर हैं। वक्त आने वाला है। ठीक है। जी बिल्कुल, तो ये जो मईशत के लिए भी कई दरवाजे ठीक है खुल जी, रहे हैं। तो इंशाल्लाह। हम जो है वो
ज़राअत में, सनत में, आईटी में, उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजीज़ में, क्रिप्टो में, मिनरल्स एक्सट्रैक्शन जो है, और उसके अलावा जो तेल के ज़खायर तलाश करने में नए मौक़े, नए दरवाजे खुले हैं। तो ठीक इनको हमें भरपूर इस्तेमाल करना ठीक है जी, चाहिए। मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके करियर। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफ़ा की। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के